दर्शक जो आप लोग देख रहे हैं, ये मोदी जी क्या बोलते हैं, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, एक बार नहीं अनेक बार बोलो, झूठ बोलो। ये भाइयों बहनों, मैं बहनों को 2,500 हजार रुपया 8 मार्च तक सबके बैंक अकाउंट में हमारे सरकार बनते ही आ जाएगी। ये मोदी सरकार, ये खाली झूठ बोलने वाली सरकार। 3 साल से मणिपुर जल रहा है, आज तक आवाज नहीं निकली, यहां पर लेकर आए हैं। क्यों? कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि शायद परिवर्तन की जरूरत है राज्य में, देखना होगा क्या होता है। तृणमूल कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक रहा है कि कुछ चीजें 15 साल में आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं। दे स्टार्ट लिविंग इन डिनाइल कि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ग्रामीण विकास में ही 79,000 करोड़ रुपीस आउट ऑफ 2 लाख करोड़ रुपीस इन्होंने नहीं दिया। पार्लियामेंट में 25 लोग बीजेपी के हैं जिनके ऊपर कि घोर अपराध के कानून के दफा लगे हुए हैं। बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया से ही हमारी लड़ाई है। जब मैं बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया बोलता हूं तो मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। बड़े बड़े तोप ले आए हैं, बड़े बड़े टैंक ले आए हैं, मशीन गन्स आई हुई हैं। यहाँ जैसे डेमोक्रेटिक चुनाव नहीं हो रहा। हम लोग यहाँ पे वॉर इज बीइंग वेज्ड। এবারে লড়াইটা একটু অন্যরকম कि ममता बनर्जी खुद भी जो है अपने स्तर पर फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं होने देंगी। तृणमूल कांग्रेस के कार्डर्स आकर यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग की कोशिश करें। का तरीका है बाय हुक और बाय क्रुक यहाँ का चुनाव जीतना है, और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। यहाँ नहीं जीत सकते, कितना भी प्रयास कर ले। भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसकी बुनियाद में बंगाल के विचार है। आइडिया ऑफ बंगाल आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस बंगाल में मैं भी पली बड़ी हूँ। क्या वो बंगाल आज की तारीख में बदला है पिछले 15-20 सालों में? इनको अगर एक भी घुसपैठिए का नाम मिल गया या मिल गया होता तो ये माथा पे लेके घूम रहे होते अपने कि साहब घुसपैठिया मिल गया है। ट्रंप वहां से बोलता है, सीनियर ट्रंप जूनियर ट्रंप को हिंदुस्तान में, कि तुम रशिया से ऑयल नहीं लोगे। इनकी आवाज नहीं निकल। क्या धर्म की राजनीति सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही करती है इस देश में? बीजेपी से मुसलमान हटा दो इस देश से तो ये बीजेपी जीरो हो जाएगी, क्योंकि अभी ये कोई वायदे पूरे कर नहीं सके। तो इसलिए ये हिटलर की तरह द राइट शैल लिव फॉर 1000 years बोलता था वो। 2014 के पहले हम ये सोचते भी नहीं थे कि बंगाल में बीजेपी का कमल खिलेगा। तो कभी भी भगवान राम ने नहीं कहा कि मस्जिदों के सामने चले जाओ, गिरजा घर के सामने चले जाओ, किसी गुरुद्वारे के सामने चले जाओ, दारू पियो, झंडा डंडा तलवार भाला बंदूकें लेकर के घूमो। एक है मास लीडर हैं पूरे देश में जिनके बारे में लोग आज बात चर्चा का विषय बनी है, वो है ममता बंदोपाध्याय, क्योंकि वही एकमात्र लीडर है जो 2029 में 2029 में प्रधानमंत्री बनेगी। आप देख लीजिएगा, ये आप इसको रिकॉर्डिंग रखिएगा। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। पश्चिम बंगाल चुनावों की विशेष कवरेज जारी है हमारे इस चैनल पर, और आज एक खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ बातचीत करने के लिए। कीर्ति आजाद, जो कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं दुर्गापुर क्षेत्र से, और पश्चिम बंगाल में जो 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, 23 अप्रैल और फिर 29 अप्रैल, उन सब में कुल मिलाकर अभी बहुत सारे विवाद भी हैं और एक बेहद भीषण टकराव की स्थिति है राज्य सरकार केंद्र के बीच में। ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग की जो पूरी की पूरी स्थिति बनी हुई है। कीर्तिदा, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब दुर्गापुर के चुनाव तो ओवर हुए, कैसी बैटिंग की आप लोगों ने? ये बहुत अच्छी रही, और इनके मन में बहुत भ्रांति और भ्रम है बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया में, और बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया से ही हमारी लड़ाई है। बीजेपी के जमीन पे कुछ नहीं है। जब मैं बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया बोलता हूं तो मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। बड़े बड़े तोप ले आए हैं, बड़े बड़े टैंक ले आए हैं, मशीन गन्स आई हुई हैं। यहाँ जैसे डेमोक्रेटिक चुनाव नहीं हो रहा। हम लोग यहाँ पे वॉर इज बीइंग वेज्ड, मतलब भाई लड़ाई चलने वाली, कोई युद्ध होने वाला है। तो यह परिस्थिति इन्होंने बनाई हुई है। बहुत इन्होंने सब कुछ प्रयास कर लिया। वोटर के नाम जेन्युइन है वो काट दिए, नए जोड़ दिए जो आप एक कट ऑफ डेट के बाद नहीं जोड़ सकते, वो इन्होंने जोड़ दिए। सब कुछ इन्होंने प्रयास कर लिया है। किसके नाम जोड़े? वो नए नाम जोड़ दिए हैं। एब्सोल्युटली उसमें ये भी नहीं बताया कौन फर्स्ट टाइम वोटर है, कौन क्या था, क्या है क्या नहीं है। वो आपको डिटेल्स देनी होती हैं, वो आपने नहीं दी। क्या आपको नहीं लगता है वो जेन्युइन वोटर्स होंगे जिनके नाम जोड़े हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक कट ऑफ डेट होता है और 30-30 हजार फॉर्म्स गए हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सब कुछ जो जुडिशियल कमेटी बनाई गई है उनके पास जाएगी और वो देखेंगे, लेकिन तब तक डेट कट ऑफ हो चुका था। तो उनके पास तो गई नहीं, तो डेट कट ऑफ का तो कोई मामला ही नहीं बनता।
It should have gone to the judicial committee 19 committees that have been formed by the honorable Supreme Court. उनके पास तो गई नहीं, इन्होंने नाम जोड़ दिए। तो ये कुछ भी कर रहे हैं, इनकी मतलब पूरी कोशिश लगी हुई है, क्योंकि एकमात्र लीडर है इस देश में, एकमात्र मास जिसका है। बंगाल के मुख्यमंत्री हमारी वो अलग बात है, एक है मास लीडर है पूरे देश में जिनके बारे में लोग आज बात चर्चा का विषय बनी है, वो है ममता बंदोपाध्याय। और इनको डर लगता है कि 2029 में इनकी सरकार हारेगी जब, तो ममता बंदोपाध्याय देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन यहाँ कीर्ति जी ये भी आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि हालांकि हम लोग देख रहे हैं और हम लोग भी खुद इस पर सवाल पूछ रहे हैं कि जितने तरह के नोटिफिकेशंस जारी किए गए चुनाव आयोग के, कि वो बाइक राइडिंग बंद करवाना हो या लिकर 10 दिन के लिए बंद करवा देना हो, जो दूसरे राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं। देखिए तमिलनाडु में, पुडुचेरी, केरला में चुनाव हो चुके हैं, असम में हो चुका, किसी और राज्य में इस तरह के कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इनका जस्टिफिकेशन ये दिया जाता है कि एक्चुअली बंगाल इज नो स्ट्रेंजर टू पॉलिटिकल वायलेंस, और राजनीतिक घमासान और हिंसा हमेशा से जारी रही है, जो बढ़ा है। और ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी खुद भी जो है अपने स्तर पर फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं होने देंगी, तृणमूल कांग्रेस के कार्डर्स आकर यहां पर बूथ कैप्चरिंग की कोशिश करेंगे। इनका डर है। ये इलेक्शन कमीशन तो वैसे ही इनका, जैसे केज्ड पैरेट कहा गया था सीबीआई को, उसी एक केज्ड मैना है। तो इसके कंधे पे रखकर बंदूक चला रही है बीजेपी, जो चाह रही है वो करने का प्रयास कर रही है। इनका तरीका है बाय हुक और बाय क्रुक यहाँ का चुनाव जीतना है, और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। यहाँ नहीं जीत सकते, कितना भी प्रयास कर लें। बंगाल का कल्चर अलग है, बंगाल के लोग अलग हैं। बंगाल के लोगों में कभी आज तक हिंदू मुसलमान की भावना या जातीय भावना, इस प्रकार की कोई भावना नहीं है। यहाँ एक साथ लोग रहते हैं। मैंने देखा, मैं तो जिस भारत के बारे में मेरे पिताजी बात करते थे, वो तो खुद स्वतंत्रता सेनानी रहे, अंग्रेजों से लड़ते हुए गोली खाई, 6 बार जेल गए, 150 कोड़े खाए। वो बताते हैं कि जो हिंदुस्तान था ना, उसमें कभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में कभी भेदभाव नहीं हुआ। और मैंने यहाँ देखा, सड़क के इस पार हिंदू रहते हैं, सड़क के उस पार मुसलमान रहेंगे। और जब हिंदुओं के यहाँ दुर्गा पूजा होती है तो मुसलमान उनके यहाँ जाके पूजा में मदद करते हैं। उनके यहाँ ईद मनती है तो हिंदू जाकर के मुसलमानों के यहाँ काम करते हैं। मतलब इस प्रकार का मैंने कुछ देखा ही नहीं। यह एक बहुत बड़ी बात है पश्चिम बंगाल की, जो लोगों को समझना चाहिए, जो बीजेपी को समझ नहीं आती। नहीं देखिए, बंगाल में ऐसा नहीं है कि दंगे नहीं हुए, दंगे फसाद तो बंगाल में भी हुए हैं, हिंदू मुस्लिम धर्म के फसाद हुए हैं। लेकिन क्या राज्य का डेमोग्राफी बदला है? जो आइडिया ऑफ बंगाल आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस बंगाल में मैं भी पली बड़ी हूँ, क्या वो बंगाल आज की तारीख में बदला है? पिछले 15-20 सालों में यहाँ की डेमोग्राफी बदली है, और कहीं ना कहीं वो एक यूटोपियन आइडिया है कि हम जिस बंगाल की बात करते थे, जहाँ सब मिलकर साथ रहते थे, आज वो डिविजन्स नजर आते हैं धर्म के ज्यादा। उसको सेकंड पे आ जाएंगे। फर्स्ट, सबसे ज्यादा दंगे अगर देश में हुए तो गुजरात में हुए, अंतिम था गोधरा। यूपी में दंगे होते हैं, दिखते नहीं हैं, और ये दंगे करवाते हैं अपने फायदे के लिए बीजेपी। अगर बीजेपी से मुसलमान हटा दो इस देश से, तो ये बीजेपी जीरो हो जाएगी। आप बीजेपी को भी उठा के देख लो, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, घुसपैठिया, इन सारी चीजों की बात करेंगे। डेमोग्राफी की दूसरी आपने बात की। यदि डेमोग्राफी बदली है और ये 60 लाख वोटर जो काटे गए हैं, जिनमें 60 लाख हिंदू हैं, सब 90 लाख काटे गए हैं, जिसमें 60 लाख हिंदू हैं और 30 लाख मुसलमान हैं, क्या इन सबों को बांग्लादेश भेजेंगे? और यदि आप रिपोर्ट उठा करके देखेंगे तो भारत में इंडिपेंडेंस के बाद जो आज 78 ईयर्स हुए हैं, उसमें 1.2 to 1.5% का मुस्लिम्स की बढ़ोतरी हुई है पॉपुलेशन में, अक्रॉस द कंट्री, नॉट ओनली इन बंगाल, अक्रॉस द कंट्री। और मुझे आप ये बताएं कि इसमें कहाँ डेमोग्राफी बदल रही है। दूसरी बात, एक मैं आपको उदाहरण दूंगा। मैंने पूछा था प्रश्न पार्लियामेंट में कि 2000 से अधिक भाषा भाषी जो बंगाली बोलते हैं, वो देश भर के कोने में रहते हैं, अलग अलग कोने में रहते हैं, काम करते हैं। उनको मारा गया, पीटा गया, मछली खाने पे पीट दिया गया, लिंच कर दिया गया, जान से खत्म कर दिया गया। उसमें जब अमित शाह जी से पूछा गया कि ये प्रश्न पूछा गया था, तो आपका पास क्या जवाब है, उन्होंने कहा, सीधा जवाब नहीं दिया, सीधा ममता बंदोपाध्याय पे आ गए और कहा कि नहीं, वो छुपाने के लिए ऐसा करती हैं कि क्योंकि वो बंगाली बोल रहे हैं इसलिए बंगाली है। नहीं, वो बांग्लादेशी हैं। इनको अगर एक भी घुसपैठिए का नाम मिल गया या मिल गया होता तो ये माथा पे लेकर घूम रहे होते अपने कि साहब घुसपैठिया मिल गया है। जब मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री 10 साल के लिए, तो 88,000 से ज्यादा लोगों को, बांग्लादेशियों को वापस डिपोर्ट किया था।
इनके 12 साल हो गए, इन्होंने 5,000 नहीं किए। तो यह एक नैरेटिव है, क्योंकि बीजेपी की सांसें, बीजेपी पार्टी एक परजीवी पार्टी है जो हिंदू मुसलमान पे जीती है। इसके अलावा और क्या है? आप इनसे बोलो ना, हटा दो ये सारी चीजें, उसके बाद तुम बात करो। तुम शिक्षा की बात करो, तुम नौकरी की बात करो, तुम महंगाई की बात करो, तुमने जो किसानों की इनकम डबल करनी थी 2022 तक, उसकी बात करो। तुमने स्मार्ट सिटीज बनानी थी 2018 तक, 100 स्मार्ट सिटीज, उसके बारे में बात करो। तुम ये बात करो कि तुमने कहा था सबके घर में पक्के कर दूंगा 2022 तक जिनके कच्चे मकान हैं, उसके बारे में बात करो। कभी बात नहीं करेंगे नैरेटिव ऑलवेज विल बी मुसलमान। इसके अलावा ये परजीवी है, इसके अलावा जी किस पे सकते हैं? इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने को। यदि कुछ बोलने को होता तो बोलते ना, मैंने ये किया, मैंने ये किया। आज क्या हो रहा है खाड़ी के देशों में, इनकी आवाज क्यों निकलती है? नहीं निकलती। ट्रंप वहां से बोलता है, सीनियर ट्रंप जूनियर ट्रंप को हिंदुस्तान में, कि तुम रशिया से ऑयल नहीं लोगे। इनकी आवाज नहीं निकलती। अरे हम संप्रभु देश हैं, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। वो तुम यहां से नहीं लोगे। ईरान से तेल बंद करवा दिया। ईरान आपको इंडियन रुपीस में देता था, आपके पास में 15 दिन की आपको मोहलत देता था, पैसे देने की क्रेडिट देता था। और आपके यूको बैंक जो बंद होने वाला था, बैंकर वहां 50 से 60 हजार करोड़ रुपए उसने यहां पर बैंक में जमा करा के रखे हुए थे। आपने उससे लेना बंद कर दिया। आपकी आवाज नहीं निकलती। आप क्यों नहीं कर पाते? क्या है? एप्स्टीन फाइल्स हैं, क्या है? क्या धर्म की राजनीति सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही करती है इस देश में? और अगर बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है, क्या इससे फायदा ममता दीदी को नहीं हो रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक्स उनके पीछे और कंसोलिडेट हो रहे हैं? आप मुझे एक चीज बताइए, 25% मुसलमान है, 75% हिंदू है। क्या केवल कोई व्यक्ति मुसलमान के वोटों पे जीत सकता है जिसके 25% हो? और ये तो अपने आप को, बीजेपी तो अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार बोलती है। इसको क्यों नहीं मिलते वोट? इसको टोटल वोट 35,000-36,000 मिलते हैं, 35-36% मिलता है। हमारे 48% मिलते हैं। तो क्या हमको केवल मुसलमानों के वोट से जीतते हैं? आप एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए, ये ध्रुवीकरण करके ही जी सकते हैं। मैंने आपको कहा ये परजीवी हैं। अगर ये ध्रुवीकरण न करें तो इनको कुछ तो बताना पड़ेगा। कुछ काम तो कर रहा है ना? नहीं, सुनिए, काम अगर कर रहे हैं तो दो ही कर रहे हैं। जो काम करने वाला होता है ना, वो वर्तमान की, अभी की बात करेगा, प्रेजेंट की बात करेगा। इनसे आप जब कभी बीजेपी से बात करिए तो ये बात करेंगे 1947 की, क्योंकि इनके पास अभी 2026 के बारे में, 25 के बारे में, 2014 से लेके अब तक बात करने के लिए कुछ नहीं है। और अभी की नहीं होगी, क्योंकि अभी ये कोई वायदे पूरे कर नहीं सके। तो इसलिए ये हिटलर की तरह द राइट शैल लिव फॉर 1000 years बोलता था वो। तो ये 2047 ही करते हैं। कौन जिंदा रहेगा? आप तो शायद रहे, मुझे तो मालूम नहीं, मैं होऊंगा नहीं होऊंगा, मैं देखूंगा नहीं देखूंगा, मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे मालूम है कौन रहेगा जिंदा, कौन नहीं रहेगा। 2047 में क्या होगा? और यदि तुम 2047 की बात कर रहे हो, 2047 की, 100 साल की, तो तुम बताओगे ना, मैं अगले 2 सालों में ये करूंगा, उसके अगले 2 सालों में ये करूंगा, नेक्स्ट 5 years माई प्लान इज दिस। उन्होंने तो प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया। उस प्लानिंग कमीशन के खत्म करने से कोई प्लान ही नहीं है, तो ये अपना बैठे बल्ले बल्ले है। आप सिर्फ मुझको ये जवाब दे दीजिए कि इन्होंने कभी शिक्षा के बारे में बात की? नहीं, मैं ये कह रही हूँ, मैं काम की बात से मैं ये कर रही हूँ कि ये जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, इसका फायदा तो इनको हो रहा है। 2014 के पहले हम ये सोचते भी नहीं थे कि बंगाल में बीजेपी का कमल खिलेगा। 2 सीटों से लेकर सीटें बढ़ने लगी। वोट शेयर में पिछले चुनावों में इतना ज्यादा, उनका लगभग 28% का वोट शेयर जंप हुआ और 77 सीटों तक आज ये पार्टी पहुंच गई है। इस बार 50 से भी कम हो जाएगी, पक्का? आप देख लीजिएगा। सैकड़ा नहीं ठोकेंगे वो? सवाल नहीं पैदा होता। सरकार नहीं बना रहे हैं, सवाल नहीं पैदा होता कि बीजेपी सरकार बना ले। 2011 में चुनाव हुए, बीजेपी कहीं नहीं था, कोई दंगे नहीं हुए। 16 में चुनाव हुआ, कोई दंगे नहीं हुए। लोकसभा के बीच में इलेक्शन होते चले गए। 2021 में इन्होंने मैक्सिमम दंगे किए कि यहां रामनवमी का जुलूस नहीं निकलता, यहां दुर्गा पूजा नहीं होता। आपको मालूम है कि रामनवमी का जुलूस तब से निकल रहा है जब से भगवान श्री राम का जन्म हुआ, आज तक किसी ने नहीं रोका। दुर्गा पूजा की 5 छुट्टियां मिलती हैं यहाँ पे। छठ की, जो यूपी बिहार से लोग आते हैं, वहां 2 दिन छठ की छुट्टी मिलती है, जबकि यूपी बिहार में केवल 1 दिन की मिलती है। यहाँ पर हर एक बड़े महापुरुष के नाम पर छुट्टी है। हर एक धर्म को बराबरी से उसकी छुट्टियां उसको मिलती है, लोग मनाते हैं। यहां तक कि आपको जो दुर्गा पूजा कमिटीज हैं उनको सब्सिडी दी जाती है सरकारों की तरफ से, यहां तक कि स्पोर्ट्स क्लब को दी जाती है। ये सारी चीजें
यहां होती है, लेकिन ये नैरेटिव गढ़ते हैं कि साहब यहां रामनवमी का जुलूस नहीं निकलता। किसने कहा? प्यार से निकलता है। लेकिन बीजेपी वाले जब जुलूस निकालते हैं तो कभी भी भगवान राम ने नहीं कहा कि मस्जिदों के सामने चले जाओ, गिरजाघर के सामने चले जाओ, किसी गुरुद्वारे के सामने चले जाओ, दारू पियो, झंडा, डंडा, तलवार, भाला, बंदूकें लेकर के घूमो और वहां पे हंगामा क्रिएट करो, ऊपर जाके मस्जिद पर चढ़ जाओ और उनके पर्दे हटा दो। कैसा होगा अगर मान लो मुसलमान निकलना शुरू करें और मंदिरों के सामने करना शुरू करेंगे, तब तुम कहोगे देखो ये तो ऐसा कर रहे हैं। चाहे मुसलमान करे चाहे हिंदू करे, किसी भी धार्मिक स्थल के साथ इस प्रकार की हरकत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो हमने देखी है। इससे फायदा किसको होता है? बीजेपी को होता है। लेकिन बंगाल में इनकी दाल क्यों नहीं गलती? क्योंकि बंगाल में लोग जानते हैं, बंगाल की एक परंपरा है, एक संस्कृति है, संस्कार है, यहाँ के लोगों के तीज त्योहार है। यहाँ पर सभी लोग, चाहे वो बिहार यूपी से भी आके बसे हैं, दक्षिण भारत से भी आके बसे हैं, यहाँ पे पंजाब के भी लोग भरे पड़े हैं। तो आप देखेंगे तो वो सभी लोग उस एक परंपरा में रहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये आरएसएस की तब से रही है। ये अंग्रेजों के साथ थे। ये जो आप चड्डी देखते हो, इनकी जो खाकी चड्डी है, ये खाकी चड्डी अंग्रेज की पुलिस पहना करती थी, जो इंपीरियल पुलिस, जिसको कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स आज बोलते हैं। ये चड्डियां उनसे ले लेकर इन्होंने जो एसपी होता था और कलेक्टर होता था वो अंग्रेज होते थे, नीचे सारे देसी होते थे जो ये आरएसएस वाले होते थे। इन्होंने वो फटी हुई चड्डियां ली, उनको सिला, उसको दे दिया ऐसे ही कि तुम तो हमारे बहुत अच्छे वो काम करने वाले हो, उनसे ये करवाए। तो ये तब भी जो अंग्रेजों का था, डिवाइड एंड रूल, जोड़ो तोड़ो और राज करो, हिंदू मुसलमान को तोड़ दो और राज करो, ये सेम अपने गुरुओं से सीख कर यहां पर आए। अच्छा, थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशंस बताइए आप ये जो कह रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ, वो ठीक है, हर पार्टी प्रोजेक्ट करती है कि हम बहुत नंबर लेकर आ रहे हैं, सामने वाला तो हार रहा है। 50 के नीचे यानी कि बीजेपी की सीटें कहाँ से जा रही हैं? कौन सी सीटें वो खो रही हैं? कहाँ से उनका बेस हिल रहा है? जैसे दार्जिलिंग में हमने देखा कि वहां पर उन्होंने काफी पकड़ बनाई हुई है। आपको मालूम है वहां पर बहुत सारे मथुआ लोग रहते हैं। मथुआ लोगों को, जिनको इन्होंने कहा था कि एमसीए करके, एनआरसी करके आप लोगों को हम यहाँ पर सिटीजन बनाएंगे, उन लोगों के वोट काट दिए इन्होंने। उत्तर भारत की बात कर, उनके काट दिए वोट। राजवंशी लोग हैं, दूसरे लोग हैं जो भाग करके आए थे बांग्लादेश से, जो मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, उन लोगों के वोट काट दिए। आज उनके ऊपर खतरा हो गया कि क्या होगा। जिस प्रकार से डिटेंशन सेंटर में आसाम में 19 लाख लोग हैं, जिसमें 14 लाख यही लोग हैं जो डिटेंशन सेंटर में रखे हैं, हटा नहीं पा रहे, क्योंकि इनके लिए सांप छुछुंदर वाला खेल हो गया। खाए नहीं बनता, छोड़े नहीं बनता, यह परिस्थिति इनकी हो गई है। उसको लेकर लोगों के अंदर जो इनका झूठा वादा सब उनके खिलाफ उनके था, और मथुआ सारे बहुत सारे संप्रदाय के लोग बहुत सारे यहां पर रहते, उन सबों के अंदर विश्वास खत्म है इनका। वो लोग इनको नहीं वोट देने वाले जो भी बचे, क्योंकि उनको मालूम है आधे घर, आपने तो इंटरव्यू पता नहीं किया कि नहीं किया, अगर गए हो आपने देखा होगा, बाप बोलता है कि बेटे का नाम आ गया, अरे पैदा तो मैंने ही किया था, मेरा नाम नहीं है। मोथाबाड़ी से किया है, हमने नंदीग्राम से किया है, बहुत सारे ऐसे। किसी का विवाह हुआ, उसकी पत्नी का नाम सरनेम बदल गया, हस्बैंड के नाम से हो जाता है, उसका नाम कट गया, बेटे का कट गया, बाप का नहीं है, बाप का नाम है, बेटे का नहीं है। अगर बाप का नाम है तो बेटे का होना चाहिए, बेटी का होना चाहिए, पत्नी का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सारे कट गए। तो आप इस तरीके से मथुआ समाज के कटे, राजवंशी समाज के कटे, बहुत लोगों के कटे। उसको लेकर के अंदर ही अंदर आप देख रहे हैं लोगों के अंदर आक्रोश है बीजेपी के खिलाफ में, और यही कारण है मैं कह रहा हूं कि इनके वोट, इनके सीटें कम होने वाली। लेकिन मैं एक फीडबैक आपको दूं, क्योंकि मैं जो भी मैंने ट्रैवल किया, एक एंटी इनकम्बेंसी तो हो जाता है, एक सरकार जो 15 साल से है। और पश्चिम बंगाल में लोगों को कहीं ना कहीं एक दौर याद आता है कि जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार 34 साल तक यहाँ रही, उनका किला अंतिम रूप में ढहा जब ममता दीदी ने एजिटेशंस किए, नंदीग्राम हुआ, सिंगूर हुआ। तो हम सड़कों पर जिन लोगों से बात कर रहे हैं, 2-3 चीजें बार बार लोग कह रहे हैं। एक, ममता बनर्जी से उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्डर्स में कहीं ना कहीं काफी भ्रष्टाचारी लोग आ गए हैं जो पैसे लेते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं। दूसरा, उनको लगता है कि एक परिवर्तन होना चाहिए, 15 साल तक हो गई, बहुत लंबे समय तक अब किसी भी सरकार को यहाँ इस राज्य में नहीं रहना चाहिए, 34 साल का हमने रूल देख लिया है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बड़ी सीधी सी बात है, एंटी इनकम्बेंसी तो बिहार में भी होनी चाहिए। 202 सीटें कहां से आ गई इनकी? वहां पे मैन्युफैक्चर्ड था, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से उन्होंने मैन्युफैक्चर किया। आज यह एक नैरेटिव प्रेस में बनाया जा रहा है, इस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं। अन्यथा मुझे आप बताओ, एंटी इनकम्बेंसी 2011 के बाद 2016 में देखना चाहिए था, सीटें बढ़ गई।
2016 का एंटी इनकम्बेंसी 2021 में देखना चाहिए था, सीटें बढ़ गई। क्यों? उस समय तो पूरा प्रयास इन लोगों ने 2021 में भी पूरा प्रयास किया था जब 200 पार की बात कर रहे थे। यहां पर भी पूरा प्रयास इन्होंने कर लिया है, इलेक्शन कमीशन को लगा दिया है, यहां फोर्स यहां पर आकर बैठ गई हैं। मणिपुर के अंदर हमारी बेटियों को नंगा सड़कों पे घुमाया गया, वहां पर उतनी फोर्सेस नहीं लगी हुई। 3 साल से मणिपुर जल रहा है, आज तक आवाज नहीं निकली, यहां पर लेकर आए हैं। क्यों? अगर एंटी इनकम्बेंसी होता और यदि इस प्रकार की कोई बात होती तो इतने डरे हुए होते क्या बीजेपी वाले? तो अगर बिहार वगैरह आप जैसा कह रहे हैं कि उन्होंने मैनिपुलेट करके जीत लिया, हाँ। तो बंगाल में आपको कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है कि यहाँ पर वो नहीं कर पाएंगे फिर वो? इसलिए या आप कंसीड कर रहे हैं, ऑलरेडी डिफीट के लिए ग्राउंड बना रहे हैं कि अगर हार हुई तो हम तो कहेंगे कि देखो ये मैनिपुलेशन। मैंने तो आपको बताया वहां मैनिपुलेशन किया, यहाँ मैंने तो आपके उदाहरण ऑलरेडी मतुआ और दूसरे समाजों का दे दिया जो इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के खिलाफ में है। यहाँ तो मैंने आपको बता ही दिया, जो इनके बेसिक वोटर्स थे वही इनके खिलाफ में है। और जिस प्रकार का नैरेटिव ये कर रहे हैं, अभी आके ए दीदी, सुना था योगी आदित्यनाथ को स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेकर के बोला कि उन्होंने कहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बोला किसने था? नेताजी ने। ये रविन्द्रनाथ टैगोर को रविन्द्रनाथ सन्याल बोलते हैं, विष्णुपुर को ये बिशनपुर बोलते हैं। इनको मालूम ही नहीं, ये कुछ जानते नहीं है, लोग क्या समझ नहीं रहे इस विषय को। और मैं कोई नैरेटिव बना नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इतना हो जाने के बाद ये नहीं जीत सकते। ये प्रयास इनका पूरी तरीके से है। मुझे आप एक चीज बताओ, कहीं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी था किसी भी स्टेट में है? आज तक किसी में हुआ? अभी तक 12 चुनाव जो रिसेंटली 2 सालों में हुए हैं उसमें कहीं हुआ? अब किसी का नाम है, आपका नाम स्मिता है, SMEETA भी हो सकता है, SMITHA भी हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता। कीर्ति है नाम मेरा, KEERTI भी हो सकता है, KIRTI भी हो सकता है, KEERTHI भी हो सकता है। नाम संदीप है, SON भी हो सकता है, SUN भी हो सकता है, SAN भी हो सकता है। तो ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज आप ले आए और उसमें ला करके आपने नाम काटने की कोशिश की। लेकिन लोगों ने, हमारे तृणमूल के लोगों ने लोगों को मदद की, हेल्प किया उनको, उनके वोट वापस रिस्टोर करने में। क्या लोग इस चीज को नहीं समझते? जिन लोगों को निकाला है उसने कहा था डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, ये अमित ने कहा था। क्योंकि ये ममता बोलता है हमारे लीडर को, इसलिए इसको बोलेंगे अमित और नरेंद्र। ये अमित और नरेंद्र आकर के बोलते हैं डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। क्या ये 90,000 हिंदुओं को डिपोर्ट करेंगे? इस विषय के ऊपर बताएं। तो आप ये मत समझिए, ये बेसिकली ये 2023 में वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ, लेटेस्ट सुना देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यह लोग महिला आरक्षण बिल के कंधे पर रख करके यह डिलिमिटेशन करना चाह रहे थे। स्वतः स्पष्ट है सबके सामने। जब तुमने 2023 में पास किया सर्वसम्मति से, हम लोगों ने, विपक्ष ने भी पास किया, तुम 181 1/3 सीट दे देते तभी। तो तुम तो अपनी सीटें बचा रहे थे, तुम महिलाओं को नहीं देना चाह रहे थे। तो आप समझ सकते हैं सफेद झूठ बोलने में। मोदी जी खुद बोला है उन्होंने, मैं एक बार नहीं 1000 बार, बहुत लोगों ने, और आप लोगों ने भी, दर्शक जो आप लोग देख रहे हैं, ये मोदी जी क्या बोलते हैं? झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, एक बार नहीं अनेक बार बोलो, झूठ बोलो। मोदी जी बोलते हैं। कौन बोलता है दूसरा? किसी को सुना है ऐसे बोलते हुए? आपने इनकी बातें सुनी है क्या क्या बोलते हैं ये? इनको खुद समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं ये। कभी कहते हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, कभी कहता है तुम्हारा भैंस ले जाएंगे, कपड़े देख करके आदमी पहचान जाते हैं, मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, फिर कहते हैं सबसे बड़ी मछली की तो हम यहाँ पर वो इंडस्ट्री खड़ी करने वाले हैं, मछली पालन को बहुत बड़ा बढ़ावा देने वाले हैं। और अनुराग ठाकुर भी वैसे मछली का बड़ा स्वाद लेकर खा रहे थे मंगलवार के दिन। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं ना, ये वक्त की बात है। वक्त पे लोग गधे को बाप बोल लेते हैं, ये वो बीजेपी है। अच्छा, लेकिन आप बताइए कि यहाँ पर ममता दीदी के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी, मतलब खैर मैनिपुलेशन की बातें, एलिगेशंस अलग है। आपने मीट की बात की, यूपी सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर है। मैं नहीं कहता, आप लोग जो देख रहे हैं, आप कृपया आपने अपने मोबाइल पर जाइए, गूगल पर जाइए, मोबाइल पर जाइए और देखिए कि यूपी सबसे बड़ा गौ मांस का एक्सपोर्टर है कि नहीं। और उसके बाद लिस्ट देखिए, इलेक्टोरल रोल, उसमें जो डोनेशन मिली है, डोनेशन इन्होंने गौ मांस से लिया हुआ है, गौ मांस के पैसे से इलेक्शन चुनाव कर चला रहे हैं इन्होंने। तो यह मौके पे गधे को बाप बोलते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी बात, एक बात दूसरी बात से नहीं मिलती। इनके बाएं हाथ को नहीं मालूम कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है। जिनको ये चोर बोलते हैं कि चोरों को बंद करेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, उसके बारे में अमित शाह ने 2015 में जब वो अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, तो कहा था हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो हम हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल डालेंगे। बोला था कि नहीं बोला था? आज हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है?
वही आदमी ना जो बोलता है तुम गौ मांस खाओ, घर में खाओ, मान रहा है ना गौ मांस खाने के लिए, और तुम फिर जगह जगह जो कहते हो गाय हमारी माता है और आगे चुपचाप बोलते हो हमको आगे कुछ नहीं आता है कि नहीं? अजीत पवार के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया, इसको जेल डालेंगे। 3 दिन के बाद वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर था महाराष्ट्र का, बीजेपी का, और कौन सी मंत्रालय मिली थी? वही इरिगेशन जहां घोटाला बोल रहे हैं, और फाइनेंस। अब आप मुझे बताओ, वैसे ही लोगों को आपने कुंडली पे बैठा दिया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कितने सारे हैं, प्रफुल्ल पटेल है, नारायण राणे हैं, आप उत्तर प्रदेश में से निकाल करके तो कितने लोग हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा मैं पश्चिम बंगाल के संदर्भ में बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों का फीडबैक है वो मैं दे रही हूँ आप लोगों आपको। अरे आप बहुत सारी वाजिब बातें उठा रहे हैं, और एक बात जिसकी मैं दाद देती भी हूँ कि ये जो विमेंस रिजर्वेशन बिल को लेकर जितना बहस हुआ, देखिए तृणमूल कांग्रेस निश्चित रूप से कहीं ज्यादा महिला सांसदों को लगातार भेजता रहा है संसद में, और उसके लिए आपको श्रेय देना होगा पार्टी को। पार्टियां अपने स्तर पर भी जो है टिकट देना शुरू कर सकती हैं, महिलाओं को जो है जगह देना कर सकती है, वो नहीं नजर आती है यहाँ। लेकिन यहाँ एक जो लोगों में लग रहा है कि एक गवर्नमेंट स्कूल्स की हाल पर लोग नाराज नजर आ रहे हैं, हमने जहां जगह जगह बात की। दूसरी बात मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो लेफ्ट फ्रंट की लंबी सरकार के साथ में प्रॉब्लम हुआ था कि लोअर कार्डर्स में बहुत भ्रष्टाचार की खबरें आ रही थी कि उन लोगों ने छोटे लोगों से काफी पैसे एक्सटॉर्ट करना शुरू किया था। वही आरोप आज की तारीख में तृणमूल कांग्रेस के लोअर रैंक्स पर लगने लगे हैं, जिससे कि लोग परेशान हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक रहा है कि कुछ चीजें 15 साल में आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं, आपको लगता है कि मैं एक स्ट्रांग पोजीशन में हूं, तो लोग काफी बार जो है डिनाई करने लगते हैं। दे स्टार्ट लिविंग इन डिनाइल कि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, ये मानेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं 2011 से 16, 16 से 21 ऐसी घटनाएं होती तो सीट बढ़ती तो नहीं, बढ़नी तो नहीं चाहिए थी ना। और आप जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मैं तो बीजेपी का भ्रष्टाचार आपको सामने बता ही दिया, ये क्या करते हैं। ये आज हैं ही भ्रष्ट लोग, इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया नहीं है। आज सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी ने कमाया है तो बीजेपी ने कमाया है। लोअर लेवल पर हमारे विरोधी ये सारी बातें बोलते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए इसने दिया नहीं तो भ्रष्टाचार कहां से होगा? न तो इन्होंने स्कूल का दिया, न तो इन्होंने बंगला बाड़ी घर का दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण उसका नहीं दिया, न मनरेगा का दिया, न पेंशन का दिया, न सड़कों का दिया, न प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों का दिया। आप ग्रामीण विकास में ही 79,000 करोड़ रुपीस आउट ऑफ 2 लाख करोड़ रुपीस इन्होंने नहीं दिया। भ्रष्टाचार कहां से होगा? यह तो अपनी तरफ से जो योजनाएं अलग अलग चल रही, चाहे लक्ष्मी भंडार है, आज वुमेन एम्पावरमेंट है ना। पहले पति से बोलती थी पैसा दो, राशन नहीं है, सब्जी कहां से आएगा, मांस कहां से खरीदेंगे। आज पति बोलता है जरा 100 रुपया देना, मैं तुम्हें कल वापस करूंगा। आज एम्पावरमेंट वुमेन का किसने किया? ये ममता बनर्जी नहीं किया ना। आज युवा साथी 2 करोड़ नौकरियां जो हर साल देने की बात कभी प्रधानमंत्री ने की थी, कहां है वो? किसी को दिखती हैं? ये जो बड़ा बोलते हैं हम विकास करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, मैं पार्लियामेंट में आवाज उठा के थक चुका हूं। दुर्गापुर फर्टिलाइजर क्यों नहीं शुरू करते? ये तो जमीन 1 साल में 15 लाख जॉब दे देंगे हम, नौकरी आने के साथ ही 2 करोड़ साल की तो दी नहीं, अब ये 15 लाख देंगे नौकरी। महिलाओं को भी 3,000 रुपए देंगे। कंपेटिटिव वेलफेयरिज्म चल रहा है वैसे। नहीं, आप छोड़ो, आप जो बोलो, चलो मैं आपकी बात मानता हूं। मैं आपसे एक बात बोलता हूं, पिछले साल 7 फरवरी को दिल्ली के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाइयों बहनों, मैं बहनों को 2,500 हजार रुपया 8 मार्च तक सबके बैंक अकाउंट में हमारे सरकार बनते ही आ जाएगी। वो 8 मार्च चला गया, वुमेन्स डे है वो, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वो है मार्च, और ये है मार्च। गया क्या? किसकी बातें करते हैं आप? 10,000 रुपए इन्होंने हर बैंक अकाउंट में देकर के महिलाओं के वोट लूट लिए, और 10 दिन के बाद इनके वीडियो पहुंच गया कि 10,000 रुपया लाओ, 10,000 रुपया लाओ, लौटाओ। तो उन लोगों ने कहा नहीं लौटाएंगे, नहीं लौटाएंगे। क्यों लौटाएंगे? बोला पुलिस बुलाएंगे, बोला पुलिस बुलाएंगे नहीं, पहले हमारा वोट वापस करो, उसके बाद तुम पैसा लो। हम तो इसके पैसे का बच्चा का कपड़ा खरीद लिया, उसका आहार खरीद लिया, हम घर का राशन खरीद लिया, सब कुछ ले लिया। हमारा जो उधारी लिया था, तुम लोगों ने झूठ बोला था, उसके चक्कर में जो उधारी हमने वापस किया, पैसा तुम वापस मांगना चाहते हो। ये आप किसकी बात कर रहे हो? बीजेपी की अगर आप मुझे दोगे तो मैं आपको बीजेपी की 1000 बातें सुना दूंगा, इसमें कौन सी नई बात है? पर ये सारे जो स्कैम्स वगैरह की खबरें आई थी, शारदा स्कैम की हो, टीचर स्कैम, अब तो खैर कोल स्कैम को लेकर चार्जेस चल रही हैं, और आईपैक का जो पूरा खेल चल रहा है, पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म आपका, ताले तो उसमें लग गए हैं।
आप लोगों ने शुरू में कहा कि बंद नहीं हुआ है, वो ऑपरेट कर रही है। बिल्कुल ऑपरेट कर रहे हैं, मेरी बात हो रही है। पर ताला लगा हुआ है उनको अच्छा, ऑपरेशन दूसरी बात, ऑफिस आपने में। कोल स्कैम किया। कोल किसका है भाई? कोल किसका है? कोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या मेरा है? ईसीएल यहां पर है तो ईसीएल किसकी है? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? लूट रही है। ईसीएल तो खत्म हो गया है, इनके अधिकारियों ने लूट लिया। सारा पैसे लेकर के केंद्र सरकार में मोदी सरकार के लोगों को मिलती है। अलग अलग जो कंपनियां हैं वो जाके चंदा देती है और लूटती है। उन्होंने कहा हुआ है कि ये प्राइवेट कंपनियां हैं, इनको लूटने दो। यहां इनकी जो प्राइवेट कंपनियां जो लगी हुई हैं यहां पर, जिन्होंने ठेका लिया हुआ है, वो यहां लूट रही हैं। अधिकारी देख रहे हैं। इनके तो अधिकारियों के ऊपर केस हुआ ईसीएल के ऊपर, उसके वो सस्पेंड हुए। तो वो लूट किसकी है? वो लूट तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। एक कोयला माफिया है, उसके साथ में वो बैठते हैं। अमित शाह ने उसको ज्वाइन कराया अभी पार्टी, नामी कोयला माफिया है। तो ऐसे तो लोग हैं। ये क्या किसी के ऊपर आप लोग को टेंशन है? डेरेक ओब्रायन ने अभी हाल में बयान देकर कहा कि बहुत सीरियस एक कंस्पिरेसी चल रही है और एक वरिष्ठ नेताओं को जो है गिरफ्तार करने की योजना बनाई जा रही है इस चुनाव के पीरियड के दौरान। क्या आपको लग रहा है कि कोई धमाके का अभिषेक बैनर्जी को गिरफ्तार किया जा सकता है? किस तरह की साजिश हो रही है? मुझे भी किया जा सकता है। मैं इंतजार कर रहा हूं। आओ भैया, अरेस्ट करो मुझे। मैं कोई डकैत हूं, कोई बलात्कारी हूं? पार्लियामेंट में 25 लोग बीजेपी के हैं जिनके ऊपर कि घोर अपराध के कानून के दफा लगे हुए हैं। उसमें वुमेन का मोलेस्टेशन, बलात्कार, हत्या, डाउरी नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। और बीजेपी के हैं 25 ऐसे सांसद। आप उठा के देख लो रिकॉर्ड। किसकी बात करते हो आप? ये मोदी सरकार, ये खाली झूठ बोलने वाली सरकार, इसके अलावा और क्या? और ये बात पक्की कर देता हूं कि इंटरव्यू आपका चला नहीं कि ये वीडियो भी आपका बैन होगा, जैसे मेरे न जाने कितने पोस्ट बैन हो गए। क्योंकि आप स्पष्ट करते हो। आप मुझसे भी प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न पूछ रहे हो, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। लेकिन इनके बारे में पूछ लिया और मैं बोल रहा हूं तो फिर ये चलेगा नहीं। भाइयों बहनों, देख लेना भैया, वीडियो में स्ट्राइक ना आए। वीडियो को थोड़ा शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। हम अपनी ट्रेडिशनल मीडिया छोड़कर इंडिपेंडेंट मीडिया कर रहे हैं अभी भी, ताकि सवाल पूछ सके सत्ताधारी लोगों से जो सवाल हम वैसे कीर्तिजा से भी पूछ रहे हैं। तो मैं उसका जवाब हमें लगता है और जवाब दे रहे हैं, सही है। क्योंकि हम जहां जहां घूमे हमें लग रहा है कि एक तो ये हुआ है ही सेंटर की तरफ से जो हो रहा है, लेकिन एक जमीन पर भी जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि शायद परिवर्तन की जरूरत है राज्य में। देखना होगा क्या होता है। आखिरी सवाल आपसे। नहीं, एक आपने सवाल पूछा, शारदा स्कैम था, नारदा स्कैम था, तो उसके ऊपर तो सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। अभी तक सीबीआई ने कुछ किया क्यों नहीं? और जिसने पैसा लिया, जो 5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, वो तो शुभेंदु अधिकारी था। और शुभेंदु अधिकारी के ऊपर सीबीआई लगी। करते ना तुम जांच, हमने तो नहीं रोका। ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं कर सकते तुम केस, जिसके ऊपर केस हुआ का जाओ करो, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करो। किसने रोका है तुम्हें? वो शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी का लीडर है जो 5 लाख रुपए कैश लेते पकड़ा गया। मुख्यमंत्री बनेंगे शुभेंदु अधिकारी? कहां से बनेंगे? चांस ही नहीं है। जिंदगी भर सोता रहे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता रहे। ममता बंदोपाध्याय छोड़ करके कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ का नहीं बन सकता। ममता जी अगर जीत जाती हैं ये चुनाव? जीत जाती नहीं है, जीत रही हैं। अच्छा ठीक है, वो तो हम 4 मई को चले हम ये हो जाएंगे। हाँ, तो फिर ये एज ए जर्नलिस्ट मुझे तो थोड़ा स्केप्टिकल होना जरूरी है। हाँ। और क्रिस्टल गेजिंग खैर मैं नहीं कर सकती उस तरीके से, क्योंकि हमारा काम चुनाव प्रेडिक्शन करने का नहीं है। हम ग्राउंड पर जो आवाजें हम देखते हैं, एसआईआर के लोगों की जो पीड़ा है वो हमने आप लोगों तक लगातार अपनी कवरेज में पहुंचाई है। जो लोगों की शिकायतें हैं, जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ममता बनर्जी से बहुत खुश हैं, उनकी योजनाओं से खुश है, उन आवाजों को भी पहुंचाया है। जो लोग नाराज हैं उनकी आवाजों को भी पहुंचाया। हम सेंसर नहीं करते हैं। लेकिन कीर्ति जी, अगर तमाम जद्दोजहद के बीच में, सेंटर इलेक्शन कमीशन की लड़ाई के बीच में ममता बनर्जी ये चुनाव फिर से जीत जाती हैं, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, अखिलेश यादव बंगाल की चुनाव पर टकटकी लगाए हुए हैं मोरल बूस्टिंग के लिए, वो भी जीतेंगे। क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन में, क्योंकि आज आप बंगाल में एक ऐसी हालत में देखते हैं कि यहाँ ये लड़ाई आज तृणमूल बनाम बीजेपी की हो गई है, वामफ्रंट खत्म है, कांग्रेस क्या कर रही है नहीं पता, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर एक जगह थी एक प्रमुख विपक्ष बनने की, शायद वही कांग्रेस जिनके साथ आप लोग बाहर जाकर अलायंस करते हैं। तो क्या ये ऑपोजिशन के लिए जरूरी हो जाएगा कि ममता बनर्जी को एक राष्ट्रीय मंच पर आप प्रोजेक्ट करें, अगर आपको 2029 पर अब घेरना है सरकार को? आपने एक बात कही जो बिल्कुल सत्य नहीं है कि टीएमसी बनाम बीजेपी की लड़ाई है। ये टीएमसी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लड़ाई है। बीजेपी कहीं है ही नहीं। बीजेपी नंबर 2 की पार्टी है, तो मतलब चलिए नंबर 2 की पार्टी है। पिछले चुनाव में भी वो 77 सीट लेकर आई है। जो हवाबाजी करता है वो किसी नंबर पे भी हो,
ये हवाबाजी करके सेंटर में बैठे हुए हैं, तो ये सरकार नहीं है, ये सबसे बढ़िया विपक्ष की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार दिखती है, जो अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल गिनने के बाद में दूसरों को ऊपर लगाता है जैसे वो विपक्ष में बैठा हुआ हो। तो यह तो स्वतः स्पष्ट है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, हमारी लड़ाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने पानी पिला दिया है, उसको बता दिया है बाबू कि तुम ज्यादा हीरो बनोगे तो तुम्हारे हीरोपना कैसे करते हैं, उसके पर हम लोगों ने काटे हैं। उसी प्रकार से तो बीजेपी वैसे ही कटा हुआ है, बात खत्म है, उसके पर है ही नहीं। तो आप यह समझ लें कि अगर जीतेगी तो अगर और मगर का सीन है ही नहीं। चलिए ठीक है, आपने कहा कि जीतेगी ममता। हाँ, जीतेगी ममता जी, खत्म अगर हो गई बात। ममता जी जीत रही हैं, हाँ। क्या राष्ट्रीय स्तर पर अब विपक्ष को जरूरत है कि वो उनको नेशनल लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करें? मैं तो आपको पहले ही कह दिया, एक ही व्यक्ति से डर लगता है नरेंद्र को और अमित को, वो है ममता बंदोपाध्याय, क्योंकि वही एकमात्र लीडर है जो 2029 में 2029 में प्रधानमंत्री बनेगी। आप देख लीजिएगा, ये आप इसको रिकॉर्डिंग रखिएगा और तब चलाइएगा, तब आपको मिठाई भी खिलाऊंगा। तो कीर्ति जी, अच्छा गोलगप्पे खिला दीजिएगा, मैं मिठाई की शौकीन नहीं हूँ। कीर्ति जी ने कहा है ममता बनर्जी जीत रही हैं 4 मई को और 2029 में प्रधानमंत्री बन रही हैं। तो वापस से जो है 2029 थोड़ा सा वक्त है, 4 मई को तो फिर मिलेंगे हम। और 27 में यूपी जीतेंगे हम। 27 में यूपी भी जीतेंगे, अखिलेश यादव। 3 प्रेडिक्शंस हैं, आप लोग भी लिख लीजिए और बाद में जो है इसी वीडियो के जरिए आप कीर्ति जी को टैग करके सवाल भी पूछ सकते हैं। अवश्य। और अब जब मैं सदैव तैयार हूँ। चुनावी मैच खत्म होगा तो आईपीएल देखने का वक्त मिलेगा? इंटरेस्ट है आपका? मैं देखता ही नहीं आईपीएल। नहीं देखते हैं आप? ना, मुझे मजा ही नहीं आता। क्यों, क्या होता है, एक छक्का देखने के बाद 15-20 छक्के देखने पड़ जाते हैं। मतलब एक जैसे तमाशा सा हो गया है। नॉट दैट कि मुझे अच्छा लगता है कि, बट तमाशा है। टीम कौन सी टीम पसंद है? मुझे नहीं मालूम कौन सी टीमें खेलती हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स भी नहीं? नहीं, मुझे मालूम ही नहीं कौन सी टीम है। अच्छा। क्योंकि मैं देखता ही नहीं। मुझे मजा आता है टेस्ट मैचेस देखने में, वनडे इंटरनेशनल देखने में, उसमें क्योंकि उतार चढ़ाव जो खेल का होता है, ऊपर नीचे क्या है, उसमें पता लगता है। बांग्लादेश को लेकर जो इतना उसको एक सेंट्रल पॉइंट बनाया गया यहाँ की राजनीति में। नहीं, एक मिनट, क्रिकेट की बात नहीं करना। जितने लोग यहाँ खेल रहे हैं बड़ा अच्छा खेलते हैं, एक इनिंग में 7 छक्के 8 छक्के 10 छक्के मारते हैं। क्या वो कंसिस्टेंटली पूरा दिन टेस्ट मैच में खेलकर 10 छक्के मार सकते हैं? प्रश्न ये है, सरवाइव करना है। तब फील्डर कैचिंग पोजीशन पे होती है, यहाँ एज भी लगती है तो चौका इधर हो गया, यहाँ मारा तो मिड विकेट के ऊपर से निकल गया। टेस्ट मैच में क्या कर सकते हैं? यह सबसे बड़ा प्रश्न। आखिरी सवाल, क्योंकि जो हमने देखा कि बांग्लादेश को लेकर यहाँ इतनी राजनीति होती है और मुस्तफिजुर रहमान को जब शामिल किया गया टीम में तो उसके ऊपर इतनी राजनीति हुई। जब बांग्लादेश में चुनाव हो रहे थे, यहाँ असम बंगाल में चुनाव हो रहे थे, अब थोड़े से रिश्तों में स्थिरता आ रही है, दोनों ओर से मुलाकातें हो रही हैं, वहाँ मंत्री आ रहे हैं, नई सरकार वहाँ बन गई है। क्रिकेटिंग रिजम्पशन जो है वो जल्द होनी चाहिए दोनों मुल्कों के बीच में। पहली बात तो ये है कि जहां तक सरकार की विदेश नीति है, विदेश नीति में हम सदैव साथ रहते हैं, खाड़ी के देश को छोड़कर। जिस प्रकार से जाके माला पहनाए, पीछे से जो मालाएं पहनाई जाती हैं, वो मेडल जो था वो माला की तरह था। वो जो मंगलसूत्र किसी को पहनाते हैं ना, वो मंगलसूत्र, हाँ, नेतन्याहू की तरफ से उनको मंगलसूत्र पहनाया गया। तो उन्होंने बोला वी आर मदरलैंड एंड दे आर फादरलैंड। मतलब कितनी बेइज्जती की, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकता। ईरान हमारा इतना पुराना दोस्त है, आज का नहीं है, 10 साल पुराना इनके साथ हमारा इतिहास है। रशिया जो हर एक वक्त हमारे साथ बुरे वक्त में साथ में खड़ा रहा, आज उससे दोस्ती आपने खत्म कर दी। ट्रंप के पास एप्स्टीन फाइल के डर के कारणों से या किसी और कारण से आप नहीं कर रहे हैं, आप उनके साथ आपने दोस्ती बढ़ाई भी है। वो आपको रोज धमकाता है। अभी ट्रंप का एक आया था स्टेटमेंट कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा टू मीट द ग्रेट वॉरियर्स, द पायलट्स who downed Rafale jets which were very difficult to really down, and I'm going to meet my very good friend Pakistan। तो आज वो सामने बोल रहा है जिसको आप आतंकी देश बोलते हो, और वह इस प्रकार से उसको बेस्ट फ्रेंड बता रहा है अपना। तो ये सोच सकते हो कि ये है विदेश नीति भारत की, और इस विदेश नीति में हम सदैव साथ रहें, लेकिन इन सब चीज़ों पे उनकी आलोचना होगी, उनका विरोध होगा, और हम करते रहेंगे, क्योंकि देश की गरिमा को उन्होंने नीचे गिरा दिया। बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेलना जल्द शुरू हो? क्यों नहीं शुरू हो? खेल में क्या है, खेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इतने दिनों से आपने शेख हसीना को रखा हुआ, घुसपैठियों की बात करते हैं, आप कह दो तो राजनीतिक कारण है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, ये तो नहीं चलेगा ना। चलिए ठीक है, कीर्ति आजाद जी से बात करके हमेशा मजा आता है। बेबाकी से जो है हम उनसे सवाल भी पूछते हैं और ये जवाब भी देते हैं। तो एक बढ़िया सी बातचीत आप लोगों के लिए हमने कहा कि ये लेकर आते हैं, और जो दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव है उसमें जाकर
आप जहां के भी वोटर हैं बंगाल में, मतदान जरूर करें। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सहयोगी सार्थक टंडन के साथ मैं स्मिता शर्मा, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, नमस्कार।